बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ईद का तीसरा दिन है, तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। मैं आया दफ्तर में तो मैंने अपनी टीम से पूछा कि आज की खबर क्या है। उन्होंने कहा जी ऑडियो लीक्स है। मैंने कहा जी किसकी ऑडियो लीक आ गई अब? उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल की सास साहिबा और ख्वाजा तारिक रहीम जो वकील हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं, उनकी बीवी जो है, इन दोनों की ऑडियो लीक। मैंने कहा इनकी क्या ऑडियो लीक्स आ गई है? वो जी दोनों खवातीन इमरान खान पे गुफ्तगू कर रही हैं, सियासत पे बात करी। मैंने कहा जी सुनवाओ मुझे। उन्होंने मुझे सुनवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी मरियम साहिबा का भी ट्वीट आ गया इसके ऊपर, मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैंने पहले वो सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो उनके शॉर्ट्स थे मलिक अहमद खान साहब के, राना सनाउल्लाह साहब के। फिर मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट मैंने देखा। वो कहती हैं जहाँ फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हों, वहाँ फितना और इंतशार होगा और तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। ये मरियम नवाज साहिबा। अच्छा, अब जो तासुर है ये ट्वीट पढ़ के, वो तो ये है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ी साजिश कोई पकड़ ली गई है। मलिक अहमद खान साहब ने क्या कहा, ये भी जरा सुनो। सास साहिबा की गुफ्तगू मोहतरम ख्वाजा अहमद तारिक रहीम की ज़ौजा मोहतरमा के साथ गुफ्तगू, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम लेकर बात करना, जो इस जजमेंट में बैठे हैं, जो मोस्टली ऑथर हैं इन जजमेंट्स के, चीफ जस्टिस साहब का नाम लेकर बात करना, फिर एक सियासी जमात के लोगों की हमायत। ये लॉबसाइडेडनेस नहीं तो और क्या है? क्या जजेस ऐसे चल सकते हैं? क्या आर्टिकल 3 की ये वायलेशन नहीं है आपके कोड ऑफ कंडक्ट की? और अगर ये आर्टिकल 3 की वायलेशन है सर, तो प्लीज़ स्टेप डाउन। फिर आप किसी और जज साहब को ये मुकदमा सुनने दें। कभी कभी तरस आता है इस हुकूमत की डेस्परेशन पे, इनकी फ्रस्ट्रेशन पे, और वो इस वजह से आता है कि अब लोगों के घरों की खवातीन की ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको लीक किया जा रहा है। और वो खवातीन जो है, मतलब कि मैंने ख्वाजा तारिक रहीम साहब की जो खातून खाना है, या चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जो सास हैं, कभी नहीं उनके हवाले से सुना कि बाहर वो वर्किंग वुमेन है। आई डोंट नो, मैं ज़ाती तौर पर जानता नहीं हूँ, लेकिन खवातीन होती हैं भाई, और खवातीन गुफ्तगू करती हैं, बड़ी गॉसिप करती हैं। सब घरों में खवातीन होती हैं, और जिस घर में खवातीन है वहाँ के मर्दों को पता होता है कि खवातीन गपशप तो करती हैं, गुफ्तगू करती हैं, गॉसिप करती हैं। दो खवातीन गॉसिप कर रही हैं, पढ़ी लिखी खवातीन हैं, पॉलिटिक्स पे बात कर रही हैं, जलसे पे बात कर रही हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी जजमेंट्स के हवाले से बात कर रही हैं। क्या उनके पास इख्तियार नहीं है बात करने का? क्या उनके पास आज़ादी इज़हार राय? मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी हैपेंस टू बी द मदर इन लॉ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इज शी नॉट इंटाइटल्ड टू स्पीक हर माइंड? उस इख्तियार है भाई, हर किसी का इख्तियार। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो उनकी सास है, वो बात नहीं कर सकती पॉलिटिक्स पे, या वो मियां नवाज शरीफ के हक में या इमरान खान के हक में कोई सेंटिमेंट नहीं रख सकती, या किसी के खिलाफ नहीं रख सकती सियासी या नजरियाती तौर पे। द सेम अप्लाइज to the wife of Khwaja Tariq Rahim, and the same applies to the ladies in the houses of the present day government ministers and the prime minister. सब मतलब कि आप किस हद तक चले गए हैं, किस हद तक चले गए हैं कि लोगों के घरों की खवातीन की जो गुफ्तगू है, जो खवातीन करती हैं, गॉसिप करती हैं, आप उसको ऑडियो लीक्स बनाकर प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी साजिश बेनकाब कर ली आपने। दिस इज रियली रिडिकुलस। और कितना आप मतलब कि डेस्परेशन शो करेंगे इस हवाले से? राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ये भी जरा सुन। नून साहिबा और राफिया तारिक रहीम साहिबा जो कि मुअज़्ज़ज़ हमारी बहनें हैं, उनकी एक गुफ्तगू जो कि इंतहाई तशवीशनाक ही अगर मैं कहूँ तो ज़ही लफ्ज़ जो है वो इस बात का अहाता करता है कि वो गुफ्तगू फरमा रही हैं, और उस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्हें ये एडवाइस भी किया गया है कि आप फौरी तौर पर जो है वो फैसला करें। ये एक ऐसी गुफ्तगू है कि जिससे बड़ी तशवीश की लहर दौड़ती है लोगों में। ओए होए, इतनी तशवीशनाक कि राना सनाउल्लाह साहब परेशान हो गए। अच्छा, मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे इन स्टेटमेंट्स का समझ नहीं आ रहा राना सनाउल्लाह मलिक अहमद खान का, क्योंकि मैंने वो गुफ्तगू सुन भी ली है और मेरे सामने उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी पड़ी है। और ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें मुझे सवाए इसके कि दो खवातीन आपस में, पढ़ी लिखी खवातीन गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्की मामलात के हवाले से, जो हर घर में होती हैं, मेरे घर में भी होती हैं, आपके घर में भी होती हैं, और मुझे कोई साजिश नजर नहीं आ रही। अब उसको आपने प्रेजेंट जिस तरह करना है वो आपकी मर्जी। मिसाल के तौर पे लेट्स रीड के क्या है इसके अंदर। अच्छा जी,
गुफ्तगू में माँ जबीन साहिबा ये फरमाती हैं, जो कि चीफ जस्टिस की एहसास हैं, कि रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता सकती, दुआएं मांग रही हूँ। राफिया तारिक, यार लोगों को भी कहा है और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने, तुम लाहौर के जलसे में वहाँ मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इस तरह हर शहर में लाखों बंदा है, और तुम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुआ कर रहे हैं इस वक्त, जिससे तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सेफ्टी, अल्लाह इनको कमज़ोर करे और इनको हिम्मत दे। अब इसमें साजिश का है, आप मुझे बता दें अगर कोई साजिश आपको। और देखें जजेस भी जो होते हैं ना, अगर आप ये समझते हैं ना कि जज साहिबान कोई मजजूब, मतलब कि ठीक है जजेस का अपना एक डेकोरम होता है, लेकिन जज साहिबान फैमिली से कट के जंगलों में जिंदगी गुजारे और घर वालों की बात तक ना सुने या उनकी दुआएं तक ना लें, तो ये एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है। आई एम सॉरी टू से, जजेस आर वेरी मच लाइक अदर ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, और उनके घर वालों से गुफ्तगू भी करते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, उनकी राय भी लेते हैं, उनसे दुआएं भी लेते हैं, उनसे कोई सख्त बात भी सुनते हैं। बट व्हाट मैटर्स इज कि जब वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो वो कानून और आइन के तकाजों के मुताबिक इंसाफ डिस्पेंस करें, ये होना चाहिए। बाकी घर वालों की बातें तो। राफिया तारिक साहिबा कहती हैं, रात को मैंने दोनों को, इसको और मुनीब को गुड भेजा, तो दोनों ने पता है क्या मुझे भेजा, वो नहीं शक्ल होती कि दांतों में आप दबा लेते हैं अपनी ज़बान। मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, वाई शुड आई बी केयरफुल, वाई? तो माँ जबीन साहिबा फरमाती हैं, जल्द से जल्द इलेक्शन हो, अभी ख्वाहिश का इजहार है, कितने पाकिस्तानियों की ख्वाहिश का इजहार है। राफिया तारिक साहिबा फरमाती है, इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होते ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा, ये नहीं रह सकते ना, बस ख़त्म बात। माँ जबीन साहिबा कहती हैं, मार्शल लॉ भी वो कमबख्त नहीं लगाने को तैयार ना। राफिया तारिक साहिबा कहती हैं, बिल्कुल तैयार है। Now this is their personal opinions, दो खवातीन के। अब इसमें से इस गवर्नमेंट ने कितनी बड़ी स्टोरी निकालनी है और कितना उसको प्रेजेंट करना है, वो अब आपकी अपनी चॉइस है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि अगर आपकी परफॉर्मेंस होती ना जी पिछले 1 साल, और आपने परफॉर्म किया होता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉमिसेस जो आपने किए थे हुकूमत में आने से पहले, तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर इमरान खान भी मकबूल ना होता, लोगों का सेंटिमेंट भी साथ ना होता, लोग उसकी तरफ देख भी ना रहे होते, और लोग कहते शुक्र है कि वो नालायक दौर जो इमरान खान का बकौल आपके था, उससे आपने हमारी जान छुड़वा दी। अब आप वो कर नहीं सके हैं, तो ये जो तरीक़ाकार है या ये जो हथकंडे हैं, इससे आपको सियासी तौर पर मेरा नहीं ख्याल फ़ायदा होगा। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। हुमायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब। कंवर दिलशाद साहब एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, आपका बहुत शुक्रिया कंवर साहब। बिफोर आई गो टू कंवर साहब, हुमायूं साहब, कितनी बड़ी खबर है ये गुफ्तगू, ये ऑडियो लीक्स, जिस पे आपके फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर और राना सनाउल्लाह साहब और मलिक अहमद खान साहब गुफ्तगू कर चुके, मैंने आपको शॉर्ट सुनवाए, आपके ख्याल में कितनी बड़ी साजिश पे नकाब? एहतशाम, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेटेड पोजीशन है ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान के हर कोर्ट की, हाई कोर्ट की या सेशन कोर्ट की, विद रिस्पेक्ट टू these audio or video clips. First of all, we absolutely don't know कि इसके forensics क्या हैं और इनकी authenticity क्या है। Secondly, किसी भी कोर्ट में ये admissible evidence नहीं है जब तक forensics के बाद जिसने ये पोस्ट की है वो सामने आए। ये इस मुल्क में अजीब रिवाज चल पड़ा है जी, 2-3 दिन एक वीडियो आ जाती है, और मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर्स और बड़ी बड़ी पार्टियों के ओहदेदारान बिजली की तेजी से अपना व्यू देने के चक्कर में है। क्या आप पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर्स हैं, आपको पाकिस्तान के कानून नहीं पता? आप समझ रहे हैं कि ये सब सच है? आपने जो कुछ गुफ्तगू की 2 खवातीन के बारे में, एक घर की खवातीन, वो इस मुल्क के वोटर्स हैं, ऑथेंटिसिटी और सारी चीजों के अलावा अगर वो एक चीज डिस्कस कर रही हैं और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो तरफदारी कर रही है, वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी की तो बात नहीं कर रही थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी की अपनी प्रेफरेंस शो कर रही हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ ख्वाहिशात का इजहार कर रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क की सियासत अब किस रुख पे चली हुई है। एक डेस्परेशन है, भाई हम कौन सा कह रहे हैं कि आप हमें बगैर इलेक्शन के इक्तदार दे दो, हम तो कह रहे हैं एक फ्री और फेयर इलेक्शन करा दो इस मुल्क के आइन के मुताबिक। आइन ये कह रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालतें अपना व्यू लिए बैठी हैं। मुल्क में बहुत बड़ा बुरान, मैं समझता हूँ 75 साल तारीख में ये बुरान नहीं आया, मैं समझता हूँ 71 में जब ये मुल्क टूटा तो ये सूरत हाल नहीं थी। हम तो इसका हल चाहते हैं,
हम तो इसका एक हल चाहते हैं ताकि इस मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो सके। आप कितने अरसे अपने आप को लटका लेंगे? जितने दिन लटकाएंगे उतनी आपकी पॉपुलैरिटी नीचे गिरेगी, उतने आपके लिए हालात पेचीदा होंगे, उतने इस मुल्क के लिए हालात पेचीदा होंगे। कोई तो सोचे इस मुल्क में, कोई तो इसको सही रास्ते पर डाले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कंवर दिलशाद साहब। इलेक्शंस पे हम आते हैं और गुफ्तगू करते हैं कि अब आगे होगा क्या। सुप्रीम कोर्ट में अब 27 तारीख है, उससे पहले एनीथिंग दैट यू वांट टू से अबाउट द ऑडियो लीक्स कानूनी तौर पे, क्योंकि कानून पे आपकी गहरी नज़र तो है और एक शहरी की हैसियत से वैसे भी आप एक अवेयर्ड इंसान है, क्या कहिएगा? जो अभी जो बात में सुनो हमारी अख्तर साहब की, वो ठीक है, सियासी पस मंजर में उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब इतना बड़ा अहम इशू चल रहा है सॉरी कि इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पूरी जो है बिल्कुल पार्लियामेंट एक्ट बन रहा है, सारा कुछ मामला हो रहा है, बहुत शदीद किस्म का बुरहान पैदा हो रहा है, अदलिया का भी, आईनी बुरहान भी, तो इन मौजूद ख्वातीन को इलेक्शन क्यों याद आ रहा था? और कोई बातें करने वाली बात नहीं थी। उन्हें पता था कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है उमरता बंदियाल एक बेंच की सरबराही कर रहे हैं, अच्छा जी। तो उनके हवाले से बात करना, मरीम अख्तर के हवाले से बात करना तो दुरुस्त नहीं था। वैसे ठीक है, घर की ख्वातीन बैठ के अपनी बातें तो करती रहती हैं, लेकिन इसकी ऐसी बातें करने से बिला वजह एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी। लेकिन बहरहाल हम इस मामले में नहीं जाते, ख्वातीन की बातें हमारे को सामने बातें भी कर दी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने तो सारे इदारों में उन्होंने मुदाखल करनी शुरू कर रखी है ना। उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी खत लिखा चेयरमैन सेनेट को भी, स्पीकर कौमी असम्बली को भी, कि जनाब हमारे इख्तियारात तो सलब हो गए हैं। इलेक्शन के पाकिस्तान के जो तमाम इख्तियारात हमारी अदलिया के पास चले गए, हम जो भी कोई फैसला करते हैं अदलिया उसको करदम करार दे देती है। इसी तरह उन्हें सारे मामला को उन्होंने लेकर उठे हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अदलिया जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है, अब ये एक इंतहाई अपना प्रोटेक्टिव प्रोसीजर एक्ट बन गया है। अब उसके बारे में फैसला किया जाएगा ना, कि ये बेंच अलसरुन्नत तश्कील दिया जाएगा, क्या फैसला किया जाएगा। तो ये पार्लियामेंट एक्ट जो लैंड ऑफ लॉ बन चुका है, तो उसके बारे में आप सुप्रीम कोर्ट जाने और पार्लियामेंट जाने, हमें तो उसके बारे में कोई राय ठीक है। चले इलेक्शंस पे हम आते हैं कंवर दिलशाद साहब, लेकिन आपने कहा ना कि दोनों खवातीन जिनकी ऑडियो लीक्स हुई है, पहली बात तो ये कि वो जो बैरियर है जो हुमायूं साहब ने जिसका भी जिक्र किया, मैंने इस वजह से जिक्र नहीं किया, यकीन करें, क्योंकि मैं बारहा जिक्र कर चुका हूँ कि कानूनी तौर पे ऑडियो रिकॉर्ड करने का एक कानूनी तरीका है, वो इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल्स एक्ट 2013 में उसका जिक्र है। और अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता और कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और फिर उसको इलीगली सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया जाता है, तो ये कानूनी तौर पर एक जुर्म है और इसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू या लीगैलिटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उसको छोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे कानून की या कानूनी आर्ग्यूमेंट की तो कोई बात नहीं करता ना। मैं तो वहीं पर गया कि इसका कंटेंट अगर हम सामने रख भी लें और इस बैरियर की परवाह ना करें जिसका जिक्र हुमायूं अख्तर साहब कर रहे हैं कि जी ये लीगली आप इसकी क्या कानूनी हैसियत है, मान भी लें अगर फॉर अ मोमेंट, इवन इफ आई एज्यूम कि ये उन्हीं की गुफ्तगू है, तो दो खवातीन जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं, फंडामेंटल राइट्स उन तक भी एक्सटेंड होते हैं। वो इलेक्शंस पे बात करी हैं, किसी ख्वाहिश का इजहार करी हैं, जलसे में जा रही हैं, तो कौन से कानून की खिलाफ वर्जी हुई है सर? कहाँ से साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के ऊपर उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है? इस गुफ्तगू में मुझे कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आई सर। कहां से लगता है, आप मुझे बताएं। नहीं देखो, कानूनी तौर पर जब मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े मोहतात होते हैं, कर ही रहे हैं ना सर, हम भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने भी गुफ्तगू शुरू कर दी। इलेक्शन कब होंगे, मार्शल कब लगेगा, जस्टिस सर ये गुफ्तगू हम टेलीविजन पे बैठ के नहीं करते हैं। एहतियात करना चाहिए। बड़ी मौजूद खातून, दोनों बड़ी मौजूद खातून है। मैं अपने जब ख्वाजा रफी तारिक की वाइफ है, उनको मैं बड़ा बड़ा एहतराम करता हूँ, बाकी इनका तो मुझे नहीं पता साद साहिबा का, लेकिन बहरहाल जो रफी तारिक है वो बड़ी समझदार खातून है, तो लेकिन उनको ठीक है, वो सियासतदान है, वो बात कर सकती हैं, लेकिन साद साहिबा को तो एहतियात करना चाहिए। मेरा दामाद जो है, उन्होंने गलत क्या कहा? मेरा तो सवाल ये है कि मतलब कि इफ शी हैपेंस टू बी द मदर इन लॉ ऑफ द सिटिंग चीफ जस्टिस, डज दैट टेक अवे द राइट फ्रॉम हर ऑफ बीइंग अ फ्री पाकिस्तानी सिटीजन? क्या एक इंडिविजुअल की हैसियत से जो उनके आईनी कानूनी हकूक है उनको एक्सरसाइज क्यों नहीं कर सकते? चलें एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू सवालनामा। हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ हैं, कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। हुमायूं साहब, अब 26 अप्रैल को जो मुज़ाकरात होने हैं तहरीक इंसाफ और नून लीग पीडीएम की गवर्नमेंट के माबैन, कोई रास्ता नज़र आ रहा है कि कोई मामला सेटल हो जाएगा बिफोर 27 जो कि सुप्रीम कोर्ट में अगली समात है? आप होपफुल हैं?
अब पता ये नहीं चलता बैरिस्टर एहतशाम के डिलेमा ये है कि एक तो पीडीएम के अंदर मुख्तलिफ आवाजें हैं, दूसरा डिलेमा ये है कि पीडीएम की एक बड़ी जमात पीएमएलएन के अंदर मुख्तलिफ आवाजें हैं। तीसरी ये बात है कि बहुत दफा पिछले चंद हफ्तों में इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया है कि हम इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। हम लेकिन हम मतलब ये ना बातचीत को इस्तेमाल किया जाए डिले करने के लिए। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप एक वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं तो आइए हमसे बात करें, बट ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से। अब मुतअद्दिद बार हुआ है, हमने ऑफर की, अगले दिन सुबह अटैक हो गया जमान पार्क में। इमरान खान साहब इस्लामाबाद गए, पीछे उनके घर का दरवाजा बुलडोजर से तोड़ के अंदर चले गए। या चले, जो हो गया सो हो गया। इस वक्त अगर वो सीरियस हैं तो आज कल ही इमरान खान साहब ने कहा कि हमें ऑफिशियली, जो हमारे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं वाइस चेयरमैन पार्टी के शाह महमूद कुरैशी, उनसे अभी तक राब्ता नहीं किया गया। ऑफिशियली हमसे राब्ता करें और अपने अंदर यूनानिमिटी पैदा करें, पीडीएम में पीएमएलएन का एक आवाज बनाएं, हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं। ये तो मामला हो गया बातचीत का। आगे जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का और हुकूमत से, वो उनका मामला है, वो जाने, उनका काम जाने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बड़ा वाज़ेह कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट जो बहुत से लोग नहीं कर सके, एक मौका दे रहा है इस कौम के सियासतदानों को कि मैं आपको मौका देता हूं इस बुरान को हल करने का। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट है, जो आइन है उनकी उन्होंने पासदारी करनी है, लेकिन फिर भी वो मौका दे रहे हैं एज मच एज पॉसिबल विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आइए इस बुरान को हम हल करते हैं। अब आपका जो सवाल है, मुझे नहीं मालूम कि पीडीएम एक्चुअली चाहती क्या है। कहा जा रहा है कि पीएमएलएन का एक तबका है, वो चाह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को शहीद करा दिया जाए, सियासी शहीद करा दिया जाए, ताकि चलें फिर ये सारा मामला खत्म हो, हम निकलें और एक अपना नैरेटिव बनाएं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आईएमएफ का मुआहदा जो नहीं साइन किया जा रहा है, इसका भी इसी से ताल्लुक है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने सियासी शहीद बनाना है अपने वजीर आजम को, तो हम आईएमएफ से मुआहदा क्यों करें। हम तो कहेंगे, देखें ना जी, नैरेटिव बनाएंगे कि आईएमएफ ने अवाम को ये सख्ती का ये कहा और हम सब कुछ हुकूमत छोड़ के बाहर निकल आए। तो वी आर कंफ्यूज्ड इन पीटीआई एंड वी वेरी सीरियसली डाउट द सिंसेरिटी of this offer of talks, but we are ready. Okay, you are confused and you doubt the sincerity. इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए क्या कहा? परवेज़ इलाही साहब का भी शॉर्ट सुन लें डायलॉग्स के हवाले से, वो क्या कह रहे हैं? सियासी मुज़ाकरात के हवाले से देखा गया है कि अब नून लीग को समझ आई है, एजाज सादिक साहब और उनके कुछ लोग जो हैं उन्होंने रब्ता किया है फवाद साहब से, और फिर इस तरह से एक मुज़ाकरात की जो रास्ता निकला है, हमारी तो दुआ है कि इसी से ही रास्ता निकल आए जिससे कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। अच्छा, इसका जवाब हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है इलेक्शंस के हवाले से कि हमारा क्या मौक़िफ़ है, ये भी ज़रा सुन लें। देखिए, हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो एक दिन होने चाहिए। पंजाब में अगर इलेक्शन अब हो जाता है और एक पार्टी जो है वो, भले वो पीएमएलएन हो, वो पीटीआई हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो बरसे इक़्तिदार आ जाती है, तो क्या फिर 3 माह बाद जब जनरल इलेक्शन होगा तो वो हुकूमत रिज़ाइन करेगी? अच्छा कंवर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन क्विकली ये जो सवाल राना सनाउल्लाह साहब ने उठाया है कि एक पार्टी अगर अभी बरसरे इक़्तिदार एक सूबे में आ जाती है, फिर जनरल इलेक्शंस में क्या वो रिज़ाइन करेगी? लीगली आई डू अंडरस्टैंड किसका जवाब क्या, लेकिन हुमायूं साहब क्योंकि पीटीआई से ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि सियासी तौर पे आप इसका जवाब ज़रूर दें। हुमायूं साहब जी, एहतशाम, देखिए, एक दिन का इलेक्शन हमने तो कभी इनकार नहीं किया। हमने तो, आपको याद होगा, दिसंबर में जब पहली दफ़ा दोनों चीफ मिनिस्टर हजरात के साथ इमरान खान ने ऐलान किया था, हमने 1 हफ्ता दिया था
उसका मकसद ही ये था। हमें ये डेयर किया जाता था कि आप सीरियस नहीं है, आप तो अपनी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अब अगर जनवरी में 2 असेंबलियां, मुल्क का तकरीबन 75% हिस्से में एक सूबाई असेंबली नहीं है, तो इन हुकूमतों को, वफाकी हुकूमत और 2 सूबों की हुकूमत को किसने रोका था? अगर उनको एक दिन इलेक्शन चाहिए था कि अपनी हुकूमतें डिसॉल्व करें और एक दिन इलेक्शन कर लें, हमने तो नहीं रोका था उनको। हाँ, अब एक बहुत ही बड़ा लीगल सवाल आया कि अगर एक सूबे में इलेक्शन हो जाती है, पाकिस्तान के आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक दिन इलेक्शन होना चाहिए। ये केयर टेकर्स का जो चीज थी, ये 17वीं तरमीम में 2003 में आई थी। इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इलेक्शन एक दिन कराएं। इंडिया में, अमेरिका में आज तक कभी नहीं हुआ कि सारे इलेक्शन एक दिन हो जाएं। अब अगर आप पाकिस्तान में, आपका ये सवाल का जवाब है कि वो केयर टेकर जो है, जो 2003 की 17वीं तरमीम की, मुशर्रफ साहब की तरमीम की पैदावार है, उसके तहत एक लेजिटिमेटली 5 साल के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट जब मर्जी होगी हुक्मरानों की अपना नेशनल में इलेक्शन कराने, तो वो हुकूमत रिजाइन कर दे। मेरी नजर में, मैं अदालत नहीं हूं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मेरी नजर में उसमें बंदिश कोई नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, एहतशाम, हम अभी भी तैयार हैं एक दिन इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन एक दिन इलेक्शन के साथ ये मत कहें कि अक्टूबर या फिर उससे भी आगे, ये मत कहें। फिर अगर आपने हमसे बात करनी है तो सीरियसली आके बात करें। चले, अब कंवर साहब, आप जरा अपनी राय दीजिएगा और इस पर तफसील से रोशनी डालिएगा कि ये जो पीटीआई का मौक़िफ़ है कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि एक ही दिन आम इंतखाबात होने चाहिए, और फिर वो जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड है, उन्होंने कहा कि वक्त से पहले असम्बली तहलील होती है तो 90 रोज़ में, वक्त पर होती है तो 60 रोज़ में। फिर हिंदुस्तान की मिसाल सामने है कि वहाँ पर एक वक्त में तमाम इंतखाबात नहीं होते, किसी ना किसी रियासत में होते हैं। अमेरिका की मिसाल हुमायूं अख्तर खान साहब ने दी है। तो ये कानूनी तौर पर फिर आर्गूमेंट किस तरह से दुरुस्त है जो राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश है, ख्वाहिश तो चले ठीक है, लेकिन मौक़िफ़ ये है और आइन का तकाजा ये है कि एक ही दिन में इंतखाबात हों पाकिस्तान में। हाउ इज़ दिस लीगली करेक्ट? देखा जी, वज़रा की स्टेटमेंट पर हम बात नहीं करते, उन पार्टी पॉलिसी होती है। हुमायूं अख्तर साहब की बात जो है मैं इनके आगे बढ़ाता हूँ। ये दुरुस्त कहा उन्होंने कि किसी मुल्क में भी इंतखाबात जो है लम्हे लम्हे हो जाते हैं, स्प्लिट इलेक्शन भी जाते हैं। इंडिया की मिसाल उन्होंने दी है। इंडिया की मिसालें तो हमने कभी अपनाई नहीं। हमने तो बड़ी कोशिश की इंतखाबी इस्लाहत में कि हम इंडिया की बहुत सी अच्छी बातें अपना लें। मसलन इंडिया में जब कोई बाई इलेक्शन होता है या कोई सीट खाली होती है तो 60 दिन इंतखाबात नहीं होते, वहाँ 30 साल के बाद इंतखाब होते हैं। वो इकट्ठी कर लेते हैं 50, 60, 100, 200 और इसके बाद वो इंतखाबात करते हैं। वहाँ कोई बाई इलेक्शन का 60 दिन का तस्वर नहीं है। इसी तरह वहाँ बाकायदा एक महीने तक चलता इलेक्शन। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होते हैं कि सुबह 8 पोलिंग हो, रात शाम 5 बजे खत्म हो जाए, 2 घंटे भी लेट हो जाए तो हमें अब शक शुबा हो जाता है जी गड़बड़ हो गई है या टेम्परिंग हो गई है। तो हमारा कल्चर, इंडिया कल्चर बड़ा मुफरत चलता जा रहा है। एक बात जो उन्होंने कही है वो ये कही, हमने ये कहना था, हमें सबसे बड़ी बात ये कहनी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो शेड्यूल जारी हो गया, उन्होंने तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली, तमाम ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई, 92,000 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग भी कर दी। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई फंड हमें मिल जाए तो हम उसके बाद अपना आगे बढ़े। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मुझे सिर्फ कंवर साहब 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। मैं आप ही की तरफ वापस आ रहा हूँ, लेकिन नदीम आपने ज्वाइन किया, मैं उनका कमेंट ले लूँ। चांद साहब बहुत शुक्रिया। चांद साहब, इलेक्शन हो रहे हैं? देखें जी, इलेक्शन तो जरूर होने चाहिए, लेकिन असल चीज देखने वाली अब ये है कि खान साहब के बयानात के बाद और इस मुल्क में पंजाबियों को जो हमें गाली पड़वाई जा रही है बार बार, पहले के भी जर्नल्स के जरिए, जजेस के जरिए या सियासतदानों के जरिए पंजाब हमारा हमें कहा गया। अब पंजाब में फिर अब लोग जो कह रहे हैं दूसरे सूबों का कि ये 1 यूनिट की तरफ जाना चाहते हैं, आप पंजाब डोमिनेट करना चाहता है। पंजाब के इलेक्शन, अब जिस दिन पंजाब के इलेक्शन होते हैं उसी का वफाक का इलेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर बैठ के सियासतदानों को आपस में डिबेट करनी चाहिए और बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। तो ये डिबेट अगर होती है तो क्या ये मुमकिनात में से है कि अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात हो जाए? बिल्कुल है, मुमकिनात में। अगर डिबेट में तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, ये तो कोई अनहोनी बात नहीं है। इस मुल्क में होता रहा है डिबेट के जरिए, चार्टर डेमोक्रेसी डिबेट के जरिए हुआ है।
इस मुल्क में इत्तेहाद बने हैं डिबेट के जरिए, इस मुल्क में बड़े बड़े लेजिस्लेशन हुई है डिबेट के जरिए, 18वीं तरमीम हुई है डिबेट के जरिए, 58(2) भी खत्म हुई है डिबेट के जरिए। तो ये बड़े बड़े काम हुए हैं डिबेट के जरिए पाकिस्तान में। तो ये तो जो ये कहता है ना कि डिबेट में कुछ नहीं हो सकता, वो तो काम अकल है। मैं तो उसको पॉलिटिकल बर्ड ही नहीं समझता फिर। वो तो देखें, पॉलिटिक्स लीडिंग रोल होता है, एजुकेटिव रोल होता है सियासतदानों का। अब आपने अगर ठानी हुई है कि आपने इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है, आपने इस मुल्क के कभी लीडर को शहीद किया गया डिस्टेबलाइज करने के लिए, कभी कुछ किया गया, कभी कुछ किया गया, तो अब आपने ठानी हुई कि आप पॉपुलर लीडर हैं और आपने करना ही करना है, एक वाह स्टेडियम में नारे ही लगवाने हैं। देखिए, आइन कानून की बात करें, आए जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी पे आए। देखिए, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब की सीटें कितनी हैं, दूसरे सूबों की कितनी हैं? पंजाब की सीटों की जो पंजाब असेंबली जीतेगा वही वफाक की हुकूमत लेगा। कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई नजरिया नहीं रहेगा। पुलिस होगी, इंतजामिया होगी, टीचर्स होंगे, स्कूलों के पटवारी होंगे, थानेदार होंगे। हमने कई इलेक्शन लड़े हैं। ये कंवर साहब बैठे हुए, इनसे पूछ लें कि नीचे जो इंतजामिया वो कितना मैटर करती है। इलेक्शन कमीशन के भी वो कंट्रोल में नहीं होती एक लेवल से आगे। हम शिकायतें करते रहते हैं इलेक्शन कमीशन को वो टीचर उसकी मर्जी है, वो रात बेशक घर लड़ लेके जाके सो जाए, सुबह आके आरओ के पास जमा करवाता है। तो कितने ये कुछ ग्राउंड रियलिटी हैं जो खान साहब को और उनकी टीम को। इमरान खान साहब कहते हैं मैं अकेले ही लीडर हूँ, और तो लीडर वो समझते है पीटीआई के बेचारों को। अच्छा, ये है मसला है वहाँ पे पीटीआई में? इमरान खान साहब कहते हैं मैं अकेला ही लीडर हूँ और कोई नहीं। वो तो उन्होंने खुद कहा है। अच्छा, कल मारिया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वो समझते हैं वो सेकंड टीयर या थर्ड टीयर तैयार। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब क्या कहते हैं? उनके बाद कौन लीडर है, या उनसे बड़ा कोई लीडर है पार्टी में? बिलावल साहब से मैं बताता हूँ। पीपल पार्टी ने तो साबित किया यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर, राजा परवेज़ शेख को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर। और सर वो बिलावल, कोई आर्गुमेंट्स है आपके पास? बिलावल साहब अभी तैयार नहीं थे ना। मुझे पाकिस्तान में किसी और पॉलिटिकल पार्टी में, ये आप मुझे मिसाल बता दें। बिलावल साहब सर तैयार नहीं थे ना अभी वज़ीर-ए-आज़म बनने। बिलावल तैयार नहीं था। फरियाल बीबी एमएनए थी, आसफ अली जरदारी उसकी 2 बहनें एमएनए थी, उसके सिंध के और लोग एमएनए थे, बड़े करीबी रिश्तेदार, उसका बहनोई एमएनए था। यहाँ तो नवासों, पांचों, भतीजों, बहनों से आगे बात निकलती नहीं है। नहीं, इमरान खान का कौन सा नवाज साहब बहन भतीजा आया सामने पॉलिटिक्स? अभी आएगा ना, सामने अभी तैयार हो रहा है। आएगा वो तैयार जब आएगा तब आर्गुमेंट दीजिएगा ना सर। भाईजान, मैं तो नस्ल दर नस्ल बात करता हूँ। मेरी बात सुने, आपने बात पीपल पार्टी की है, पीपल पार्टी ने तो अपने किरदार से साबित की है बात। 2 वज़ारतें उज़्मा आपके सामने है। मैं एक आर्गुमेंट हल्का सा आपके साथ, फिर आगे चलते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, मैं मानता हूँ, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो वालिद साहब थे ना, सर शाहनवाज भुट्टो, वो भी रियासत जूनागढ़ के वज़ीर आज़म थे। फिर उनके बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। फिर उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। उनके बाद अब उनके बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं। वैसे बाय द वे मुझे याद आ गया, चंद साहब, ये बड़ा मुश्किल दौरा होगा हिंदुस्तान का, और मुझे जरा ये कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस इस पे डिवाइडेड है कि बिलावल साहब को हिंदुस्तान का विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जा रहे हैं बिलावल साहब? देखें, बिल्कुल जाना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात ठीक होने चाहिए। मैं तो एक पॉलिटिकल, मेरी तो एक सोच है, मैं तो समझता हूँ कि अगर आप टीटीपी के आप अफगानिस्तान, वो ये समझते हैं, आप तो समझते हैं, हिंदुस्तान ये समझता है 5 अप्रैल 2019 कश्मीर आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद जो पोजीशन पाकिस्तान ने ली हुई है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जाने से? तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए या कुछ और कमीशन बनाए, तो कश्मीर के ऊपर आज तक हमने जो सिर्फ सियासत की है, तो जो अभी बयानात आ रहे हैं, अपनी सियासत को छोड़ देना। मोदी ने तो आर्टिकल 370 रिवोक किया ना सर, मोदी ने किया, ये तो मानते हैं ना। आपने सवाल किया, जवाब तो मैं अपनी मर्जी से मेरी जान दूंगा, मैं आपकी मर्जी से तो नहीं दूंगा। नहीं दें, बिल्कुल दें, लेकिन सवाल का जवाब दे देना सर। मैं आपसे सवाल का जवाब, आपने किया है ना, तो सवाल क्या है मेरा? जरा बात तो सुन लेना सर, सवाल तो बता दें कि क्या है, क्या समझ आपको सवाल? आपने कहा है इंडिया ने 370 रिवोक किया है। हाँ। आपने कहा है कि इंडिया ने ये काम किया है कश्मीर के ऊपर। हाँ। तो आप पाकिस्तान को उसके रिएक्शन में क्या करना चाहिए? नहीं, ये नहीं है मेरा सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 से कंसिस्टेंट पोजीशन ली है हिंदुस्तान के खिलाफ आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद। अब अगर हमारा फॉरेन मिनिस्टर वहां पर जाता है, शंघाई कोऑपरेशन जिसका वहां पे है, तो क्या मैसेज जाएगा हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के मुकाबले में? जो हमारा आर्गुमेंट जाएगा, मैं कहता हूँ ये जो माइंड सेट है ना, जो कहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, वो दुश्मनी, वो छोड़ दें। आप अफगानिस्तान
आप खुद नहीं कहते कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो आप उसके साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं? आप उसको गंदम भी दे रहे हैं, आप उसको आटा भी दे रहे हैं, आप उसको फुल फीड कर रहे हैं। हिंदुस्तान पे आ जाना सर, अफगानिस्तान को छोड़ दें। दुश्मनी आप खुद कहते हैं कभी सर, बात तो सुने ना, ईरान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, आप ईरान के साथ भी बात सर छाड़ दो ईरान ना, ईरान को भी छोड़ो, अफगानिस्तान को। इस वक्त हिंदुस्तान की बात हो रही है ना, बिलावल साहब जा रहे हैं मेरे ख्याल में 8 साल के बाद, 8 साल के बाद, एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट सर, ये भी तो मुझे जवाब देना, मेरी बात तो सुन लेना। 8 साल बाद हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान जा रहा है, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए है। आप कहते हैं कि दुश्मनी, मैंने कब कहा कि दुश्मनी होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि ना दुश्मनी हो और दूसरी तरफ ताल्लुकात हो वो इज्जत के साथ हो। कश्मीर के ऊपर हमारा एक स्टैंड है, उसका क्या होगा? आर्टिकल 370 जब से रिवोक हुआ है, हमने हिंदुस्तान का बॉयकॉट किया हुआ एक तरह से। 370 के ऊपर आपने एक पोजीशन ली हुई है, आप फिर भी लेंगे वो पोजीशन। कश्मीर के ऊपर कभी भी पीपल्स पार्टी का तो ये मैं कहता हूँ ये बुनियादी इशू है और सारे मुल्क का इशू है, कभी भी हम, लेकिन देखना यह है कि क्या हमने इंडिया के साथ बैठ के जब भी मुज़ाकरात होंगे, जब भी हम उसके साथ ट्रेड करेंगे या हम दौरे करेंगे, तो क्या कश्मीर उससे माइनस हो जाएगा? कश्मीर कभी भी माइनस नहीं होगा। आपके सामने हांगकांग की, ताइवान की, चाइना की मिसालें हैं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है वहां पे, जयशंकर ने इन्विटेशन दिया वहां से। देखिए, मेरी बात सुने, मैं कोई ना फॉरेन पॉलिसी का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ। मेरे ख्याल में अब ये जो माइंड सेट है ना, जो कहता है जी जंग बजाना है, जंग, अब निकलें यार, ट्रेड करें लोगों को। अब उधर भी मुसलमान रहते हैं, 21 करोड़ कितने मुसलमान हैं उधर के गुजरात के, वहां का अगर आपकी ट्रेड होती तो वहां जो मुसलमान जो विक्टिम है, जो शिफ्ट हो रहा है दुबई में कारोबार लेके किसी और मुल्क में जा रहा है, अगर वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करता तो वो उसको। सर बातें आपकी बड़ी अच्छी हैं, हम भी पुरअमन लोग हैं, हम भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं हमसाया ममालिक के साथ बशमूल हिंदुस्तान, बट एट द सेम टाइम सवाल सिर्फ इतना है कि वहाँ हमारी आवाम का ये इशू, मोदी सरकार का जो माइंडसेट है, के चंद लोगों का इशू है, और इसको प्लीज मेरे भाई, कश्मीर का इशू मीडिया का इशू नहीं है। आप जैसे मेरी बात, कश्मीर का इशू मीडिया का इशू नहीं है। आप जैसे लोग बनाते हैं, मोदी का जो आरएसएस की आइडियोलॉजी का इशू है वो मीडिया का इशू नहीं है, मेरा इशू नहीं है। लड़ना है उस आरएसएस आइडियोलॉजी, हम नजरियाती तौर पे लड़ना है ना, तो नजरियाती तौर पे लड़ने का तरीका ही कार होता है ना। मैं कब कह रहा हूँ कि बंदूक उठा ले, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि इज्जत के साथ ताल्लुकात रखें सर, इज्जत के साथ ताल्लुकात रखें सर। पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, मतलब कि ठीक है, फायदा है, दोनों मुल्कों में तजारत खुलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अकेले को फायदा नहीं है, उनके लिए भी फायदा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान को आंखें दिखाते हैं तो हमें भी किसी तरीके के साथ ही आगे चलना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 साल बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर ने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान जाएगा। आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद ये पहले फॉरेन मिनिस्टर होंगे जो हिंदुस्तान जाएंगे। और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की वो तकरीर भी याद कर लें होता है। देखिए, रियासत फैसला करती है, मेरी बात भुट्टो साहब की वो तकरीर याद कर दें जो कश्मीर में उन्होंने की थी, यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर पे की थी। अब तमाम स्टेक होल्डर फैसला करते हैं, पार्लियामान करती है, हुकूमत करती है, अकेला फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन ऑफिस ये फैसला नहीं करता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये अब सारों को मिल के बैठ के कोई कलेक्टिव डिसीजन होगा तो वो मुल्क के लिए बेहतर ही होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे क्विकली, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर खाका नजीब माहिर माशियात हमारे साथ हो। वेलकम बैक। डॉक्टर खाका नजीब माशियात हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम तो अपनी जगह नज़र आ रहा है, मईशत की सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। IMF के साथ मुआहदे की जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए अब क्या महंगाई का जिन किसी हद तक बोतल में बंद करने में ये हुकूमत कामयाब होगी या मामलात मजीद आउट ऑफ कंट्रोल होंगे आपके ख्याल में? मेरे साहब, आई थिंक पाकिस्तान की मईशत जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि आप नियर जीरो ग्रोथ पे हैं, इन्फ्लेशन फूड की 47% पे है, जनरल इन्फ्लेशन 35% पे है, अनएम्प्लॉयमेंट 7% के करीब चली जाएगी जब आप ये साल खत्म करेंगे। 283 रुपए पे वीकनेस आपकी करेंसी की है। 4.4 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं जो बेयरली 1 माह की इंपोर्ट को भी नहीं कवर करते। दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी। आप हाईली डिपेंडेंट हैं कि पहले सऊदी अरेबिया पैसे दे दे, UAE पैसे दे दे, चाइना ने कुछ दे दिए हैं तो IMF का प्रोग्राम हो। IMF के प्रोग्राम को 5 माह से डिले कर रहे हैं। नवंबर 3 को टीम ने आना था, कहीं फरवरी में आए, उसके बाद भी आज मैं आपसे अप्रैल में बात कर रहा हूं तो वी हैवंट बीन एबल टू।
पाकिस्तान के पास IMF से इनहराफ करने की बहुत ही तकलीफ दे ये जो चीज़ें आपके सामने आई हैं। पाकिस्तान ने पिछले 14-18 माह में बार बार पेट्रोल सब्सिडी, रुपये को पेग किया। डॉक्टर साहब, अभी आपने ये कहा ना कि पहले सऊदी अरब या चीन पैसे दे दे तो उसके बाद फिर IMF से पैसे या इंस्टॉलमेंट मिलेगी। पहले तो हम इसका वाइस वर्सा सुन रहे थे कि IMF से इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो सऊदी अरब और चीन भी गौर करेंगे क्योंकि वो उससे मशरूत रख रहे हैं। आई थिंक दे हैव टू नाउ गो हैंड इन हैंड। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया और जो बाकी ये ममालिक हैं अब ये कहते हैं कि IMF का जो इंटरनेशनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल है वो उनको भी चाहिए कि ये देखें वो कि पाकिस्तान रिफॉर्म कर रहा है। बिकॉज पाकिस्तान ने IMF के साथ पिछले 14-18 माह में इतनी दफ़ा इनहराफ किया कि नो वन इज कंफर्टेबल। कितनी दफ़ा किया डॉक्टर साहब? एक इस वक्त कितनी दफ़ा किया है? पिछले 14 से 18 माह में कितनी दफ़ा इनहराफ किया पाकिस्तान ने? कितनी दफ़ा इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ और कितनी दफ़ा PDM के दौरे हुकूमत में हुआ? अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्लियर कर दें प्लीज़। देखें, एक तो बिल्कुल ये साफ बात है कि आप पिछले 5 माह में देख लें कि आप नवंबर 3 को उन्होंने आना था, आज फिर फरवरी में आए, बिकॉज आप उनकी वो कंडीशनैलिटीज मीट नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल रुपये को जो है आप मार्केट फोर्स पे नहीं छोड़ रहे थे, आप गैस की कीमत तब्दील करने को तैयार नहीं थे, आप 170 अरब के टैक्सेस लगाने को तैयार नहीं थे। फिर एट दी हाईएस्ट लेवल हमें जाना पड़ा और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वो पाकिस्तान आए। इसी तरह पीछे चले जाएं, जब आपने पेट्रोल सब्सिडी दी तो आपने देखा कि मार्च से लेके आपको अगस्त 29 हो गया, यानी कि इतने माह गुजर गए तो आपको 7वां और 8वां रिव्यू कंप्लीट हुआ। ये दोनों ही जो डिलेज हुए हैं दे हैव हर्ट पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी। और जो इमरान खान ने जो सब्सिडी दी थी पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए फी लीटर कीमत घटाकर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी देर रही थी डॉक्टर साहब भला? वो तकरीबन फरवरी मार्च से अगर ऑनवर्ड्स देखें तो 3-4 माह उसकी इम्प्लीमेंटेशन रही। 10 अप्रैल को ये गवर्नमेंट आ गई थी, 10 अप्रैल को ये गवर्नमेंट आ गई थी। तो अगर इमरान खान ने गलती की थी तो इमरान खान का दौरे हुकूमत 10 अप्रैल को खत्म हुआ था, इस गवर्नमेंट ने उसको फौरी तौर पे रेक्टिफाई नहीं किया। It took them a month and a half, I think, to rectify it. And that is also something कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, आपको पता है कि उसको to get their feet on the ground and get their head around कि कहाँ पे खड़े हुए हैं, so obviously एक टाइम लगा। और ये याद रखिए कि इस दफ़ा जो एहतशाम प्राइस चेंजेस है ना वो बहुत ज़्यादा अब्रप्ट थे। गैस की कीमत बहुत ज़्यादा अब्रप्ट, पेट्रोल की कीमत अब्रप्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत अब्रप्ट, 170 अरब के टैक्सेस अब्रप्ट। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि दिस इज एक्चुअली ट्रू। व्हाई? बिकॉज आपने 30 माह से गैस में तब्दीली नहीं की थी। अगर आप करते रहते जो कि ओगरा आपको कह रहा था तो ये अब्रप्ट चीजें आपको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी वक्त खत्म हो गया लेकिन उस तरह के इस बार की जो फ्लक्चुएशंस थी वो बहुत एब्रप्ट थी और बहुत हाई थी और रिकॉर्ड्स टूटे हैं 50 साल के इन्फ्लेशन को लेके। बहरहाल अल्लाह ताला मुल्क के लिए अच्छा करे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।